हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी SSC पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है। ठीक है, देखिए बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल की। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका है? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। चलिए भाई, आइए ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पहले नंबर हम बात करते हैं इसमें मंडल। क्या बात करते हैं? मंडल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सूक्त। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें शाखाओं की, शाखाएं कितनी है इसमें, इसकी बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पढ़ने वाले को, बात करते हैं कि पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। और इसके बाद हम इसमें बात करते हैं शाखाओं की। इसके बाद हम बात करते हैं रचना या ऋचाओं की। ठीक है, रचना। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, मंडल की बात करते हैं तो 10 मंडल हैं इसमें। कितने हैं? 10 मंडल हैं। बात करते हैं सूक्त की, तो सूक्त इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, सूक्त कितने? 1028। बात करते हैं शाखाओं की, तो इसमें जो इसकी शाखाएं हैं वो 5 शाखाएं। कितनी है? 5 शाखाएं। बात करते हैं इसके पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रचनाओं की। रचनाएं कितनी? 10,462 रचनाएं, या हम कह सकते हैं ऋचाएं। ठीक है, इसके बाद में आइए और समझ लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से मंडल की बात करते हैं हम? ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात करते हैं। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बाद देखिए बात करते हैं 9वें मंडल की। ठीक है, किसकी? 9वें मंडल की। तो 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। किसका? सोम देवता का। ठीक है, देवता। चलिए आइए, और जो हमारे वेद कितने? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, वेद त्रय में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वेद त्रय जो 4 वेद हैं उनमें से कौन सा वेद त्रय में नहीं आता है। तो अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता, और उसे जादू टोना जो संबंधित होते हैं वो अथर्ववेद में होते हैं। ठीक है, जो सामवेद है, कौन सा? सामवेद। ठीक है, सामवेद। ये सामवेद जो है ये संगीत का जनक है। किसका है? संगीत का जनक। कौन सा वेद है? सामवेद। और जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में लिखा हुआ वेद है, एकमात्र वेद जो कि गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसे मिटा देते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। किसकी बात करते हैं हम भाई? आइए बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है, किसकी? बौद्ध धर्म की। देखिए, बौद्ध धर्म हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध। किनको पढ़ने वाले हैं हम? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध। देखिए, यदि हम इनके बचपन की बात करते हैं, बचपन के नाम की बात करते हैं, तो इनका नाम था बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। जन्म कहाँ होता है? जन्म इनका लुम्बिनी में होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कुशीनगर में होती है। ठीक है, कुशीनगर। अब इनकी डेट की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 563 BC में होता है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के को मानकर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके मृत्यु की बात करते हैं 483 B4 बैक
BC में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया, ठीक है। इनकी बात करते हैं, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक जो दिए उन्होंने श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए, सर्वाधिक, श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने, श्रावस्ती, ठीक है। देखिए गृह त्याग को, इनकी गृह त्याग को क्या कहा गया है बौद्ध में, गृह त्याग को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। क्या कहा, महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, उपदेश को क्या कहा गया, धम्म प्रवर्तन चक्र, धम्म, ठीक है, धम्म प्रवर्तन चक्र, ठीक है, सॉरी ये इस तरीके से होगा, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। किसको कहा गया है, पहले उपदेश को, पहले उपदेश को इन्हें क्या कहा गया है, धर्म प्रवर्तन चक्र, ठीक है, पहले उपदेश को। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मृत्यु जो हुई थी, कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। तो इसे क्या कहा गया है, मृत्यु को इन्हें कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण क्या कहा, इनकी मृत्यु क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। इनके पिता का नाम शूद्रोधन, ठीक है, और वो सांग्य वंश से थे। चलिए आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इससे संबंधित मैं आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए इसमें कितनी संगतियाँ थी, इसमें 4 संगतियाँ थी। बौद्ध संगति कितनी थी, 4 बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति थी, ठीक है। कितनी संगति थी, 4 बौद्ध संगति थी, ठीक है। पहली बौद्ध संगति की बात करते हैं तो वो 483 में होती है, और दूसरी 383 में होती है, और तीसरी जो होती है वो 255 बिफोर में होती है, और चौथी जो होती है वो हमारी 100वीं शताब्दी में होती है, ठीक है, मतलब प्रथम शताब्दी में होती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो ये हमारा 1526 में, कब, 1526 में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कौन थे, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं खानवा का युद्ध, किसका, और इससे संबंधित और युद्ध देख लेते हैं बाबर ने जो लड़े हैं। खानवा का युद्ध, किसका, खानवा का युद्ध, ठीक है। देखिए खानवा का युद्ध जो लड़ा गया ये बाबर प्लस राणा सांगा, किसके, राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था हमारा 1527 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। ये सारे के सारे बाबर द्वारा लड़े गए चंदेरी का युद्ध। ये जो लड़ा गया था ये 1528 में लड़ा गया था, ठीक है। ये बाबर और महनी रॉय, ठीक है, जिसमें ये महनी रॉय जो है हार जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध, किसका, घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था ये 1500
29 में लड़ा गया था। और ये बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। किसके? अफगानों। ठीक है, बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें जिसमें अफगानों की बुरी तरह से हार होती है। और बाबर की आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा, जो कि बाबर ने स्वयं लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। कौन सी थी? बाबरनामा। और किसने लिखी? बाबर ने। ठीक है, इसके बाद बाबर की बात करते हैं हम, बाबर की मृत्यु की। ठीक है, तो इसकी जो मृत्यु होती है वो 26 दिसंबर, कब हो जाती है? 26 दिसंबर 1530 को। कब होती है इसकी? 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है? आगरा में। ठीक है, होती कहाँ है? आगरा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 26 दिसंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसको? 26 दिसंबर को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जब बाबर पढ़ा है हमने तो थोड़ा बहुत हमें और भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि अकबर हो गया या फिर जहांगीर हो गया। तो मैं एक दो पॉइंट इनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, पहले हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल, जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि शाहजहां के समय को किस काल में रखा गया है। और हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल कहा गया है वो अकबर के समय को कहा गया है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है, और औरंगजेब जो था वो बीड़ा बजाने में निपुण था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा दिल्ली शासक था जो कि बीड़ा बजाने में निपुण था, तो वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और बताएं, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी बात करते हैं, ये स्टार्ट होता है हमारा 1930 में। कब होता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में होता है। और इस समय यदि हम बात करते हैं ये किसके समय में होता है, तो 1930 में ये होता है इरविन के समय। किसके समय होता है? ये टाइम किसका था? इरविन का। किसके समय हुआ था? इरविन के। ठीक है, गांधी इरविन समझौता होता है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। ठीक है, इसके बाद और देखिए, और महत्वपूर्ण हम आंदोलन देख लेते हैं, जैसे कि हमारा असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन ये कब चला था? ये 1920 में। कब से? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। उसके बाद हम बात करते हैं, इस समय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। किसके समय हुआ था? 1920 में जो हुआ था असहयोग आंदोलन, चेम्सफोर्ड के समय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। किसकी बात करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को होता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को होता है। और इस आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा। किसको कहा? अगस्त क्रांति। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा गया, तो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और इसे अगस्त क्रांति कहा गया था। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन सा आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसके अध्यक्ष या हेड थे स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत और पाकिस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन मतलब रेखा, कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा बना लेते हैं अपना इंडिया, ठीक है, यहीं रहने देते। देखिए ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, इस अब बात करते हैं हम। देखिए ये जो एरिया हमारा, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। कौन सा है? पाकिस्तान वाला, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की यदि सीमा की बात करते हैं, तो ये जो भारत और पाकिस्तान में सीमा है, भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा, वो रेड फिलिप है। कब है? कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड फिलिप है। यहाँ बात करते हैं LAC, ठीक है। LAC किसके बीच है? LAC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। और LOC, ठीक है, ये LOC जो है भारत और चाइना के बीच है। भारत और चाइना के बीच यदि रेखा की बात करते हैं तो मैनमोहक रेखा भारत और चाइना के बीच है। मैनमोहक रेखा कौन सी रेखा है? मैनमोहक रेखा भारत और चाइना के बीच है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए भारत की यही पड़ोसी देश है, तो हम और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है हमारा? यहाँ मालदीव है, ठीक है। ये एरिया किसका है? मालदीव का। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ है और यहाँ लक्षद्वीप है। चलिए भारत की जब बात कर लेते हैं तो हम और इससे संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत की सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है बांग्लादेश के साथ? भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यदि सबसे राज्य की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा राज्य जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है वो हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा मात्र राज्य है जो कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। और बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। कौन सा है? बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा एकमात्र राज्य त्रिपुरा है और दो और घिरा राज्य असम है, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? हमारा वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो हमारा 8 डिग्री चैनल है। कितना है? 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। मिनिकॉय और करावती के बीच, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, उनके बीच 9 डिग्री चैनल है। कितना है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय और इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल कितना है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। करावती और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश, ठीक है। सबसे कम कौन सा बनाता है? अफगानिस्तान। यहाँ तक आपको आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा है? नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये हमारा असम में है। कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। इसके बाद एक दो और नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे कि हमारा रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ है? हमारा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है।
इसके बाद और हम बात कर लेते हैं सुंदरवन की। सुंदरवन नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरवन, सॉरी सुंदर नेशनल पार्क, वन नहीं सुंदर ही रहने देते हैं, सुंदर नेशनल पार्क, ठीक है, पार्क जो कि हमारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसके लिए फेमस है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल को 2004 में जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय के लिए वेस्ट बंगाल को। और जीआई टैग की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है जीआई टैग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कौन सा? राष्ट्रीय चावल, किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय जब कभी भी राष्ट्रीय की बात करेगा, किसकी? जब कभी भी आपको राष्ट्रीय की बात करेगा तो ये हमारा कटक में है। कहाँ? कटक उड़ीसा। कहाँ है? कटक, ओडी मतलब उड़ीसा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये हमारा मनीला फिलीपींस में था। कहाँ? मनीला फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ठीक है। मनीला में एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी जो बैंक है, एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम दाल अनुसंधान केंद्र, कौन सा है? दाल अनुसंधान केंद्र, दाल अनुसंधान केंद्र। देखिए दाल की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा कानपुर है। कहाँ है? कानपुर, दाल अनुसंधान केंद्र है कानपुर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आलू अनुसंधान केंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आलू जो है ये वाला आलू, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र ये हमारा शिमला में। कहाँ है? शिमला, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अब हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, ठीक है। किसकी? हेडक्वार्टर की। देखिए मुख्यालय की, मुख्यालय देखिए WTO, WHO, ILO, ठीक है। इन तीनों की यदि बात करें, WTO, WHO, ILO, ठीक है, इन तीनों की यदि बात करते हैं तो इनका मुख्यालय जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा, ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसके बाद इसकी स्थापना की बात करते हो तो 1/1/1995 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसकी स्थापना 1919 में होती है, ठीक है, 1919 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। और इसकी स्थापना कब होती है? 1909 में। ग्रीक वर्कले इसके हेड हैं, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि छठवीं अनुसूची में कितने राज्यों का वर्णन है? देखिए छठी अनुसूची की बात कर रहा है और इसमें बात कर रहा है कितने राज्य हैं। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। मणिपुर इसमें नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। एक बार फिर से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय।
कौन सी अनुसूची में? ये छठी अनुसूची में। देखिए फर्स्ट अनुसूची की यदि बात करते हैं फर्स्ट की, तो ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है अनुसूची 1। 2 की बात करते हैं, 2 बताती है वेतन भत्ते के बारे में। 2 किसके? 2 वेतन भत्ते के बारे में बताती है। बात करते हैं हम 3 की, ये 3 जो बताती है अनुसूची 3, ये शपथ के बारे में बताती है अनुसूची 3, ठीक है। अनुसूची 4 ये राज्यसभा से संबंधित है, अनुसूची 4, ठीक है। 6 में हमारा राज्य आ जाते हैं। 7 में आता है केंद्र राज्य के बीच बंटवारा। 7 में क्या आता है? इसमें 7 में जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जो वो हमारी अनुसूची 7 में है। इसके बाद में 8 के अनुसूची 8 की बात करते हैं, तो अनुसूची 8 में हमारी भाषा आ जाती है। अनुसूची 8 में क्या आएगी? अनुसूची 8 में भाषा आ जाएगी, ठीक है। और नवी अनुसूची जो है, जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, वो नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं अनुसूची 10 की, दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायती राज्य से संबंधित है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अनुसूची 12 का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी का जो क्वेश्चन आए वो एक अच्छे लेवल से हो सके और हर एक विद्यार्थी को इस क्लास से प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ इसी समय इसी वक्त कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।